हेलो फ्रेंड्स, पूजा कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम अपनी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए जो साइंस का पोर्शन कंप्लीट कर रहे थे, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम अपने 60 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, जो अब मैंने अपने 2 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किए हैं 30-30 करके। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जा कर के मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसी सीरीज को आगे करते हुए हम यहाँ से 61 से लेकर के 100 तक के रसायन विज्ञान से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं अपनी सीरीज को। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारा। पीएच प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विलयन की अम्लता तथा क्षारकता को। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विलयन की अम्लता तथा क्षारकता हम किससे प्रदर्शित करते हैं? पीएच मापन से। और इसका सूत्र क्या होता है ये भी आप याद रख सकते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, पीएच बराबर माइनस लॉग ब्रैकेट के अंदर H प्लस। तो ये H प्लस क्या है? यहाँ आयन है। उसके बाद आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच मान लगभग हो सकता है, कितना हो सकता है? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है। तो क्या हो जाएगा इसका मान? इसका पीएच मान होता है आपका कितना? A, मतलब 2। तो पीएच मान इसका कितना होता है? 2 होता है। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, किस निम्नलिखित के जलीय विलयन का पीएच मान हो सकता है? तो किसका पीएच मान, किस निम्नलिखित के जलीय विलयन का पीएच मान हो सकता है? तो देखते हैं आपका क्या बोल रहा है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन का पीएच मान हो सकता है। तो इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग दिया है। मुझे लगता है कि प्रश्न ये पूछा गया होगा कि किस जलीय विलयन का पीएच मान आपका 7 से अधिक हो सकता है। तो 7 से अधिक कौन होते हैं? हमेशा क्षार होते हैं। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? आपका एक क्षार है। तो इसलिए इसका पीएच मान 7 से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। तो आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा क्वेश्चन को। उसके बाद आगे देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, सैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो कौन सा तत्व है जो शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है इसका सूत्र होता है SiO2, और ये जो है सिलिकॉन मतलब Si, और सिलिकॉन ऑक्साइड का सूत्र होता है SiO2, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में रेत भी कहते हैं, सैंड। तो वही है आपका जो सबसे ज़्यादा हमारे सैलों खनिजों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हाइड्रोजन में सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है। तो हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक कौन बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन के सबसे ज्यादा यौगिक पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। तो कौन सी गैस है जो आग बुझाने के काम में लाई जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी क्या होती है? आग बुझाने के काम में उपयोग की जाती है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, इसका डिटेल आपको दिया हुआ है यहाँ, आप चाहें तो क्वेश्चन यहाँ से और डिटेल पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, घरेलू ईंधन के रूप में काम में लाई जाने वाली गैस है। तो कौन सी गैस है जो घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। इसके बारे में और डिटेल आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है। तो आपको बताना है कि किस गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है उसके जलीय विलयन कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं, क्योंकि सल्फर क्या है? आपका एक अधातु है, और अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। और जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न हमेशा ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, सिलिकॉन तत्व में पाया जाता है। तो सिलिकॉन तत्व में पाया जाता है, तो अभी मैंने आपको बताया था इसके ऊपर ही, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रेत। रेत में सिलिकॉन तत्व पाया जाता है। आपने देखा होगा कि रेत बहुत धूप में चमकती है, तो वो सिलिकॉन के कारण ही चमकती है। अगला प्रश्न है हमारा, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। मतलब बॉक्साइट जो है वो एक क्या है? आपका भूमि से निकाली गई आपकी क्या है? एक तत्व है, और आपको इससे एल्यूमिनियम प्राप्त करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पर
आपसे पूछ रहा है कि कौन सी विधि आप उपयोग करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन विधि से हम बॉक्साइट से क्या बाहर करते हैं? एल्यूमिनियम धातु को। तो ये जो बॉक्साइड है वो ये क्या है? ओर है। फिर आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित यौगिक हाइड्रोजन तथा निम्नलिखित से बना होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अभी हमने इसके पहले ही देखा था, क्या हो जाएगा? कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन सबसे ज्यादा यौगिक क्या करते हैं? बनाते हैं। फिर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन तथा खालिस्तान तत्वों से बनता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब हाइड्रोजन और उसके साथ क्या होता है? क्लोरीन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन। फिर अगला प्रश्न है हमारा, लौ अयस्क से लोहे का उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रम से होता है। तो किस प्रक्रम से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपचयन, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला प्रश्न है हमारा, एथिलीन तथा स्टाइरीन की व्यापारिक उपयोगिता उनकी निम्नलिखित क्षमता के कारण है। तो किसकी क्षमता के कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुलीकरण। तो एथिलीन तथा स्टाइरीन जो है वो क्या करते हैं? बहुलक से एक यौगिक बनाते हैं, और ये जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? बहुलीकरण कहलाती है। आगे है हमारा, पानी में घुलने के पश्चात 7 से कम पीएच वाला यौगिक क्या होगा? तो 7 से कम पीएच वाले यौगिक क्या होते हैं? हमेशा आपके सिरका मतलब अम्लीय। जो भी यौगिक अम्लीय होते हैं उनका पीएच मान हमेशा 7 से क्या होता है? कम होता है। और जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो हमेशा क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। तो यहाँ सिरका जो है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है, और नॉर्मल लैंग्वेज में इसको सिरका बोलते हैं। तो इसका पीएच मान जो है वो 7 से क्या होता है? आपका कम होता है, क्योंकि ये अम्लीय प्रकृति का होता है। और 7 से अधिक क्षारीय, और 7 जो है वो उदासीन होते हैं। फिर आगे देखते हैं हम, अगला प्रश्न क्या है हमारा। तो अगला प्रश्न है, जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक है। तो इनमें से कौन है जो जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाएगा? तो ये हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए, बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल जो है वो जल में विलय नहीं होता, इसलिए ये स्वच्छ यौगिक नहीं बनाएगा। फिर है, ऐसे पदार्थ को जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है। तो ऐसे पदार्थ का आपको नाम बताना है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? साधारण नमक, जिसका सूत्र NaCl होता है। क्योंकि जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, इसका जलीय विलयन बनाएंगे तो ये आयंस बनाएंगे Na+ और Cl-। तो आयंस जो हैं वही क्या करते हैं? विद्युत धारा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, इसलिए ये विद्युत के क्या हो जाएंगे? सुचालक हो जाएंगे। फिर ये हमारा, सूरा से शुद्ध एल्कोहल इस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है। तो सूरा से शुद्ध एल्कोहल प्राप्त करने के लिए जिस विधि का उपयोग करते हैं वो आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका आसवन विधि। फिर आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोमीय ठोस में बदल जाने वाली गैस है, जो आपकी क्या हो जाएगी? उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोमीय ठोस में बदल जाएगी, मतलब ठोस होगी लेकिन मुलायम। तो कौन सी गैस होगी यहाँ पास? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एथिलीन। फिर उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है। तो सागर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ क्या होता है आपका? साधारण लवण, जिसको हम NaCl बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या के बराबर होती है। तो परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो ये बहुत ही आसान है, उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस है। तो कौन सी गैस बनती है अगर हम शर्करा का किण्वन करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर अगला प्रश्न है हमारा, ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद है। तो ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल एल्कोहल, जिसका सूत्र C2H5OH होता है। फिर ये हमारा, एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच मान 2 है, उसमें निम्नलिखित के मिलाने से उसका पीएच मान बढ़ जाएगा। तो किसको मिलाने से उसका पीएच मान बढ़ जाएगा? तो क्योंकि ये अम्लीय है, तो अगर हम इसमें कोई क्षार मिलाएं तो इसका पीएच मान क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, क्योंकि वो क्षारीय की तरफ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलीय अमोनिया। फिर आगे है हमारा, व्यापारिक तौर पर अमोनिया का उत्पादन अत्यावश्यक है क्योंकि वह निम्नलिखित के काम में आता है। तो किसके काम में आता है? तो ये हो जाएगा आपका उर्वरक बनाने में, ऑप्शन नंबर डी।
तो यूरिया जो है आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, ये अमोनिया से ही बनाया जाने वाला उर्वरक है। फिर है उर्वरक में निम्नलिखित तत्व उपलब्ध नहीं है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा तत्व है जो उर्वरक में उपयोग नहीं होता। तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो उपयोग नहीं होता है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारा। प्रकृति में नहीं पाया जाने वाला कच्चा माल है, तो कौन सा माल है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विनाइल क्लोराइड। ये एक बहुलक है, तो बहुलक के द्वारा ही इसको प्राप्त किया जाता है। तो ये प्रकृति में नहीं पाया जाता है, इसको बनाया जाता है। इसकी डिटेल आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं, बॉक्स में दिया हुआ है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना होता है और जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी कोयला। कोयला जो है सिर्फ कार्बन से बना होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर है अपनी पिघली अवस्था में विद्युत का चालन करने वाला पदार्थ है, तो कौन होगा जो विद्युत का चालन करेगा। तो अभी हमने इसके पहले भी देखा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साधारण लवण मतलब नमक। नमक जो है वो अगर इसको क्या किया जाए, पिघला दिया जाए मतलब जल में घोल दिया जाए, तो ये विद्युत का क्या कर सकता है, चालन कर सकता है। कौन सा कथन गैसों पर लागू नहीं होता, तो कौन सा कथन लागू नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनके अणु एक नियमित विन्यास में अत्यंत निकट से बंधे होते हैं। क्योंकि ये गैस है तो गैस के अणु हमेशा दूर दूर होते हैं, तो ये आपका ऑप्शन डी जो है वो गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, लोहे के उत्पादन के लिए किस कच्ची धातु का इस्तेमाल होता है, वह है। तो लोहे के उत्पादन के लिए किस कच्ची धातु का उपयोग होगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी कोक। कोक जो है वो किस लोहे के उत्पादन के लिए कच्ची धातु के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसकी डिटेल यहाँ दी हुई है, आप चाहें तो यहाँ पढ़ सकते हैं इसके डिटेल को। उसके बाद अगला प्रश्न है, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए प्रायः जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि अगर जल का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगी, आग और भड़क जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जल और पेट्रोल आपस में अमिश्रणीय है। पेट्रोल जल की सतह पर परत बना लेता है, तो क्यों पेट्रोल हल्का होता है तो वो जल की परत में आकर ऊपर बैठ जाएगा और इसलिए यहाँ आग बुझ नहीं पाएगी। फिर उसके बाद अगला है हमारा क्या, बहुलकी प्रकृति का पदार्थ नहीं है। इसमें बताना है कि कौन जो है वो बहुलक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो आपका बहुलकी प्रकृति का नहीं होता, बाकी जो दिए वो सारे क्या है आपके बहुलक है। बहुलक मतलब जो छोटे छोटे अणुओं से जुड़ करके एक बहुत बड़ा अणु बनाए वो बहुलक कहलाते हैं। फिर है आपका औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थ का समूह है, तो क्या है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कास्टिक सोडा, क्लोरीन और एल्यूमिनियम। ये आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, क्या बोल रहा है, रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। इनमें से ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि कौन जो है वो रासायनिक प्रक्रिया है, बाकी और फिजिकल होंगी और कुछ इनमें रासायनिक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। रासायनिक परिवर्तन वह प्रक्रिया जिसमें मोटर कारों से पेट्रोल का दहन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, मोटर कारों में पेट्रोल का दहन, ये एक रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगी। उसके बाद इसका डिटेल भी दिया हुआ है, आप चाहे तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली गैस है, कौन सी गैस है जो पर्यावरण का प्रदूषण करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो पर्यावरण प्रदूषण करती है। फिर है हीरा, उसी एक तत्व से बना है जिससे बना है, क्या बना है आपका। तो ये हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट और हीरा क्या है, एक दूसरे के अपर रूप हैं। अपर रूप का मतलब क्या होता है, जिनकी रासायनिक प्रकृति जो होती है वो समान होती है, लेकिन ये भौतिकी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। भौतिकी मतलब दिखने में, आपने देखा होगा ग्रेफाइट काला धूसर रंग का, जबकि हीरा जो है वो बहुत ही चमकदार होता है। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, अपर रूप। उसके बाद आगे है, पौधे की प्रकृति वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक निम्नलिखित से बने होते हैं। तो पौधे की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण यौगिक किससे बने होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन से। फिर आगे है, कास्टिक सोडा के विलयन को अलसी के तेल के साथ गर्म करने से बने यौगिक को निम्नलिखित की तरह काम में लाया जा सकता है, किसके लिए काम में लाया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साबुन बनाने के लिए काम में लाया जा सकता है।
फिर है अगला प्रश्न, सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली दो गैसें हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में काम आने वाली गैसें कौन सी हो जाएंगी? ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने अपने ये इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हमारे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए थे, हमने कंप्लीट कर लिए। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, और अगर न्यू व्यूवर हैं तो सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।